Hello everyone, this is Jagjeet Singh from PA Legal Classes. गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो नया लेक्चर है दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इससे पहले हमने जो सेक्शन हमारा 107, 108 है वहाँ तक हमने कवर कर लिया है। इसमें जो अटेम्प्ट टू मर्डर है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड है, ये हमारा जो मर्डर टॉपिक होगा एंड साथ ही साथ जो कल्पेबल होमिसाइड टॉपिक है उसके साथ ही ये अटेम्प्ट भी कवर हो जाएगी। आज हमने स्टार्ट करना है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है पहले आईपीसी में नहीं था, पहले जो ये सेक्शन है ना आईपीसी में नहीं था, ये न्यूली एडेड सेक्शन है, सेक्शन 111, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 113 पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्ट। और ये तीन ऐसे सेक्शंस हैं जो न्यूली एडेड है। ठीक है जी, ये न्यूली एडेड है और अगर ये न्यूली एडेड है तो एग्ज़ाम में आने के, पेपर के आने में चांसेस भी हाई रहेंगे। तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज करते हैं ऑर्गेनाइज्ड। अगर हम एक बात करें कि नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब होता है, ऑर्गेनाइज्ड मीन्स कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग होना, ऑर्गेनाइज किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, कोई अच्छी चीज़ है कोई बुरी चीज़ है, ठीक है ही, ऑर्गेनाइज। और क्राइम का मतलब क्या है, वो तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव ही जाएगा, ठीक है ही। तो सबसे पहले क्या है, एनी कंटिन्यू अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम्स, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग्स, वेपन, इलिसिट गुड्स और सर्विस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन, रैंसम बाय एनी पर्सन, group of person acting in concert, singly, jointly, either as a member of organized crime syndicate or on the behalf of syndicate by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion or by any other unlawful means to obtain direct and indirect material benefit including the financial benefit shall constitute organized crime। तो चलिए अब वर्ड्स बाय वर्ड्स इसके डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है अनलॉफुल एक्टिविटी। अब ये अनलॉफुल एक्टिविटी होती क्या है, अब ये फर्स्ट टाइम सेक्शन ऐड किया गया है तो लेजिस्लेचर ने इसके साथ ही जो जहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जहाँ तक पढ़ना है, एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी किस चीज़ के लिए, ठीक है, किस चीज के लिए, जहां तक टू ऑब्टेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल बेनिफिट शैल कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइज क्राइम। कि जो कॉन्टिन्यूसली अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है उसके पीछे कारण क्या है, क्या करना है, ऑब्टेन, किस चीज को ऑब्टेन करना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मटीरियल बेनिफिट। और मटीरियल बेनिफिट में क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल बेनिफिट। अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ऑब्वियसली बात है कि उसके पीछे पैसे का ही हाथ होगा, ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। अब जैसे मान लीजिए कल रात जो दिल्ली में अटैक हुआ है, ठीक है, कल रात जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है तो उसमें जिसने भी ब्लास्ट किया है फ्री में तो किया नहीं होगा, किसी ने उसके बैकएंड पर फंडिंग की होगी, उसे पैसा दिया होगा, ठीक है, उसने भी क्या किया, कॉन्टिन्यूसली अनलॉफुल एक्टिविटी की एंड उसको मिला क्या, टू ऑब्टेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटीरियल बेनिफिट। मटीरियल बेनिफिट कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसे आप दीजिए फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसे आप दीजिए फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, काइंड्स ऑफ क्राइम। काइंड्स ऑफ क्राइम की कौन से क्राइम्स हो सकते हैं, ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना इसमें कौन से क्राइम्स हो सकते हैं। तो इसको दीजिए नंबर 2, किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मीन्स कि जैसे नॉर्मली ये होता नहीं है कि किसी गैंग को पैसे दिए
और किसी की मान लीजिए घर खाली करवाना है, किसी की लैंड खाली करवानी है, तो वैसा सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग्स, वेपन्स, इल्सिट गुड्स, सर्विस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन एंड रैंसन। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट कि क्राइम की कौन सी काइंड्स आएंगी। ये जो सेक्शन है ना, लेजिस्लेचर ने इतना वास्ट कर दिया ऐसे कि कोई भी बच नहीं पाएगा। लेजिस्लेचर ने इतना ज़्यादा वास्ट कर दिया है ना इस सेक्शन की लैंग्वेज को बच ही नहीं पाएगा। किडनैपिंग भी आ जाएगा, रॉबरी भी आ जाएगी, व्हीकल थेफ्ट भी आ जाएगा, एक्सटॉर्शन भी आ जाएगा। अगर कोई छोटा मोटा कुछ ऑफेंस बचेगा वो सेक्शन 112 में आ जाएगा, पैटी ऑफेंसेस। पैटी का तो मतलब आप समझते होगे छोटे मोटे, पैटी का तो आप मतलब समझते होगे मीन्स कि छोटे मोटे जो क्राइम होते हैं उसे बोलते हैं पैटी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, हमारा फर्स्ट क्लॉज क्या था, एनी कंटिन्यू अनलॉफुल एक्टिविटी, किस चीज के लिए, टू ऑब्टेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स। उसके बाद काइंड्स ऑफ क्राइम, कौन सा क्राइम, इंक्लूडिंग किडनैपिंग, ये जो चीजें हैं वो आएंगी। उसके बाद जो थर्ड चीज इसमें रहेगी, कौन से पर्सन होंगे, क्या अकेला पर्सन करेगा। तो जो थर्ड पॉइंट है जहां से स्टार्ट होगा हमारा, एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, जहां तो वो एक अकेला काम कर रहा है, एनी वन, कोई एक पर्सन, जहां ग्रुप ऑफ पर्सन, वो कैसे, सिंगली और जॉइंटली, सिंगली और जॉइंटली, आइदर एज ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज सिंडिकेट। ठीक है, सिंगली एंड जॉइंटली। अब मान लीजिए ए है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है एंड ई है। ये 4 लोगों का ग्रुप है, ये 4 लोगों का ग्रुप है। इन्होंने क्या करना है, एक ही कार से थेफ्ट करनी है, चोरी करनी है। तो बी क्या करता है, पहले बी रोड पर खड़ा होता है और ए को हाथ देता है कि सिग्नल देता है वो रुक जाएगा। ए रोड पर ड्राइव करता है तो ए देखता है कि यार रात का टाइम है, चलो रोक लेते हैं। ए ने अपनी गाड़ी रोक ली। उसके बाद जो बी है, बी वहां पर खड़ा रहता है, सी उससे कुछ बात करता है, ऐसे बातों में लगाता है कि भाई मैंने जहाँ जाना है, आप मेरे को रास्ता बता दीजिए। तो जो डी होता है, डी चुपके से गाड़ी में से जो भी उसका सामान होता है, मान लीजिए मनी है, पैसा है, कुछ भी, उन्होंने पहले उसके बारे में पता किया था कि इसकी कार में पैसा है या कुछ भी है। डी चुपके से क्या करता है, उसे निकाल लेता है। और जो ई होता है, ई ने साइड पर अपनी गाड़ी लगाई होती है कि जब इन्होंने ये काम कर लिया तो फटाफट निकल जाएंगे। अब चोरी किसने की, चोरी तो की डी ने, चोरी तो किसने की, डी ने। लेकिन जो ये साथ है इनका भी उतना ही हाथ माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जॉइंटली है, क्योंकि ये जॉइंटली है। जहां हम ये भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये जो बी था, सी था, डी था, सॉरी ई था, ये अपनी कार में बैठे रहे, सी आया अकेले, उसने कार में से चोरी की और करके वो भी वापस बैठा और चला गया। मीन्स की सिंगली और जॉइंटली। लेकिन बात क्या है, आइदर एज ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, इतना समझ आया। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं कि इसकी आगे जो सेक्शन की लैंग्वेज है वो क्या कहती है। ठीक है, 3 पॉइंट्स अब हमारे क्लियर हैं। आगे, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट बाय। अब मैनर क्या होगा, मैनर, ये है मैनर, फोर्थ मैनर क्या रहेगा, मीन्स कि जो इन्होंने ये क्राइम्स करना है ना, ये एक्ट करना है, इसका मैनर क्या होगा। मैनर है यूज ऑफ वायलेंस, वायलेंस की, आग लगा दी, फायर कर दिया, थ्रेट ऑफ वायलेंस, गाड़ी वाले को बोला जो भी तुम्हारी गाड़ी में सामान है निकाल दो नहीं तो मैं छूट कर दूंगा। इंटीमिडेशन,
धमकी दी, तुम्हारे साथ बच्चे हैं, बच्चे को ले जाएंगे अगर तुमने जो तुम्हारे पास जो पैसा है, गोल्ड है, वो नहीं दिया। कॉर्जन एंड बाय एनी अनलॉफुल मीन्स, कि कुछ भी अनलॉफुल मीन्स, बाय एनी अनलॉफुल मीन्स। तो ये 4 मेन पॉइंट्स रहते हैं इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, ठीक है जी। ये 4 मेन पॉइंट्स रहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। सबसे पहले क्या है, कॉन्टिन्यूसली अनलॉफुल एक्टिविटी किसके लिए किया गया, मीन्स कि इसे हम ये भी बोल सकते हैं मोटिव क्या था। मोटिव इसका क्या था, टू ऑब्टेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटीरियल बेनिफिट, ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट। सेकंड काइंड्स क्या थी, किडनैपिंग, रॉबरी। देन किन्होंने किया, मीन्स कि पर्सन्स कितने थे, वो सिंगली भी हो सकता है, वो जॉइंटली भी हो सकता है। और मैनर कौन सा चूज किया, बाय यूज ऑफ वायलेंस, थ्रेट ऑफ वायलेंस, इंटीमिडेशन, कॉर्जन, अनलॉफुल एक्ट, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स है। आपने ये, क्योंकि न्यूली एडेड सेक्शन है तो बहुत हाई चांसेस है एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ये बताना है कि ये जो सेक्शन है न्यूली एडेड सेक्शन है, ऑर्गेनाइज, जो आईपीसी में नहीं था। उसके बाद इसको वर्ड्स बाय वर्ड्स डिस्कशन करना है। सबसे पहले आपने बताना है मोटिव या ऑब्जेक्ट, लिख सकते हो कि मोटिव क्या है इसका और ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट में आपने क्या करना है, मोटिव ने जे, सबसे पहले जे वर्ड और उसके बाद जे जो लाइन हमने की है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाली। और अब आप इसे भी एक्सप्लेन करोगे, व्हाट इज कॉन्टिन्यूसली अनलॉफुल एक्टिविटी, वो जे है, वो आगे पढ़ते हैं, जे है, ठीक है। उसके बाद काइंड्स कौन सी है, सेकंड पॉइंट ये था कि काइंड्स आपने बतानी है। उसके बाद पर्सन्स कितने हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ पर्सन्स, कैसे एक्ट करना है, सिंगली, जॉइंटली, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, जो मैनर क्या है, जो एक्ट किया है उसका मैनर क्या है। मैनर में आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि थ्रेट ऑफ वायलेंस थी, इंटिमिडेशन थी, कॉर्जन थी, यूज ऑफ वायलेंस था, ये चीजें लिख सकते हो, ठीक है। तो आगे इसकी अब न्यूली सेक्शन है तो ऑब्वियसली बात है लेजिस्लेचर ने इसमें जो है एक्सप्लेनेशन देके समझाया गया है। तो सबसे पहले इसमें है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, जो पहले वर्ड नहीं आया था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट क्या है, मींस ग्रुप ऑफ 2 एंड मोर पर्सन। सिंडिकेट का मतलब क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग, 2 या 2 से ज्यादा लोग, लेकिन हु इज आइदर सिंगली और जॉइंटली। जहां तो वो अकेला, अगर अकेला भी काम करेगा तब भी मेंबर इस ग्रुप का ही माना जाएगा, तब भी जो मेंबर है ना वो इस ग्रुप का माना जाएगा। एज ए सिंडिकेट गैंग इंडल्ज इन कॉन्टिन्यूसली अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है जी। कि मीन्स की जो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट है उसका मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का ग्रुप। अब वो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिंगली काम करते हैं या जॉइंटली करते हैं, इट्स डिपेंड, बट स्टिल वो क्या है, माना जाएगा कि उस गैंग का मेंबर है। सेकेंड इज कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। अब इसके भी आगे पॉइंट्स चलेंगे, इसको भी बहुत ध्यान से देखना। तो इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए ये ठीक है। मीन्स एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कि एक ऐसी एक्टिविटी जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड की गई है। लॉ कौन सा, बीएनएस। अब बीएनएस ने कौन से लॉज को, सॉरी कौन सी एक्टिविटीज को जो प्रोहिबिटेड किया है, किसी का मर्डर नहीं कर सकते, थेफ्ट नहीं कर सकते, किडनैपिंग, रॉबरी, यही है ना कि आप ये नहीं कर सकते। उसके साथ साथ चीटिंग हो गया, रिसीव स्टोलन प्रॉपर्टी हो गया, स्टोलन प्रॉपर्टी हो गया, ये चीजों को क्या किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसी एक्टिविटी जिसे लॉ ने रोक रखा है, जिसे लॉ बोलता है कि भाई अगर आप अच्छे सिटीजन हो तो आपने ये काम नहीं करना। आगे क्या है, विच इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, विच इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। और कॉग्निजेबल ऑफेंस अब क्या होता है, इसे बीएनएस में प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 2G में, ठीक है ये बीएनएस में इसे प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 2G में। कॉग्निजेबल का मतलब होता है सीरियस ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल का मतलब होता है
सीरियस ऑफेंसेस, वो सीरियस ऑफेंसेस जिसमें पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। जहां पर पुलिस ऑफिसर आपको क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। पुलिस ऑफिसर को किसी तरह का वारंट लेने की जरूरत नहीं है मैजिस्ट्रेट से, वो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर पाएगा अगर ऐसी एक्टिविटी की है। कॉग्निजेबल सेक्शन 2G BNS में है, BNS तो जब भी आपने पेपर में फुल फ्लैज आंसर राइटिंग लिखनी है तो उसके साथ आपने इंटरलिंक भी करना है और इस चीज को जरूर लिख कर आना है, मेंशन करना है व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। कुछ नहीं आता, सिंपल लिख दो कि सेक्शन 2G एक्सप्लेन द ऑफेंस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज ए सीरियस नेचर वेयर पुलिस ऑफिसर हैव अथॉरिटी टू अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट। वहां पर पुलिस ऑफिसर को कोई अथॉरिटी की जरूरत नहीं है मैजिस्ट्रेट से कि वो वारंट लेके आए। ठीक है, आगे उसमें भी पनिशमेंट कितनी होनी चाहिए, 3 years एंड मोर देन 3 years। मीन्स कि ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो पनिशेबल है 3 years एंड मोर 3 years। अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस है जो है तो कॉग्निजेबल बट उसकी पनिशमेंट 2 years है तो वो इसमें फॉल नहीं करेगा। अंडरटेकन एनी पर्सन, अगेन वही आइदर सिंगली और जॉइंटली एज ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट इन रिस्पेक्ट, अब आगे विच मोर देन 1 चार्जशीट हैव बीन फाइल्ड बिफोर कंपिटेंट कोर्ट। कितने टाइम में, विद इन द पीरियड ऑफ 10 years। मीन्स कि मान लीजिए ये 4 लोगों का ग्रुप है, ए है, बी है, सी है और डी है। मान लीजिए ये 3 के ऊपर तो ये तो बहुत ऑलरेडी काम ऐसे कर चुके हैं, लेकिन ये डी ऐसा है ये ज़्यादा इनके ग्रुप में रहता नहीं है लेकिन स्टिल मेंबर है। इसने पहले 9 साल पहले कुछ ऐसा काम किया था जिसके ऊपर चार्जशीट फाइल थी, लेकिन अब ये बंदा बिल्कुल ठीक रहता है, नॉर्मली है। अब ए, बी एंड सी सोचते हैं कि यार क्यों ना हम इसे ना भेजें, मान लीजिए चोरी करनी है, इसे ना भेजें, इसके ऊपर तो शक भी नहीं आएगा, किसी को पता भी नहीं है, तो इसे भेज देते हैं। स्टिल वो मेंबर भी है ग्रुप का एंड ऊपर से उसके ऊपर पहले क्या है, चार्जशीट फाइल भी हो चुकी है। कितने टाइम में, विद इन 10 years। और किसके पास, कंपिटेंट कोर्ट। और कंपिटेंट कोर्ट क्या है, जिसके पास प्रॉपर यूरिडिक्शन होती है। इलाका मैजिस्ट्रेट जैसे हम नॉर्मल बोल नहीं देते, इलाका मैजिस्ट्रेट, देन उसके बाद जो केस कमिटल होता है वो सारा प्रोसेस इट्स पार्ट ऑफ BNS। ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर हमारा कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, BNS में। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड दैट कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस सच ऑफेंसेस इंक्लूड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि कोर्ट ने कार्रवाई को आगे स्टार्ट करना। जैसे नॉर्मली जो हमारा लॉ है ना, इसमें 3 स्टेजेस रहती हैं। BNS जो है, BNS यही चीज़ हमें बताता है, इन्वेस्टिगेशन इट्स पार्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ये पुलिस ऑफिसर का पार्ट है। FIR दर्ज हुई, इलाका मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना, उसके बाद जो स्टेटमेंट होती है वहाँ पर वो सारी चीज़ें, मेडिकल जो भी आता है, इट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद जो मैजिस्ट्रेट होता है वो क्या करता है, इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी में क्या करना है कि क्या जो पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करके भेजी है, जो FIR वगैरह की है, इसके ऊपर क्या कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना। अगर तो कॉग्निजेंस लेना है तो फिर केस आगे चला जाएगा ट्रायल में। नॉर्मली जो कोर्ट है हर केस में कॉग्निजेंस ले ही लेता है। इट्स पार्ट ऑफ थ्रेटिकली, कि जहाँ पर बताया गया कि नो डाउट कोर्ट के पास पार है। अगर कोर्ट को लगे कि इस केस में कुछ नहीं है, ये FIR झूठी है, तो कोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब वहाँ पर ही रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टिल इट्स जो प्रैक्टिकलिटी में यही है कि कोर्ट ये मानती है कि ट्रायल चलेगा, अगर पार्टी सच्ची है तो वो बाद में प्रूव हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये कॉग्निजेंस होता है। और सच ऑफेंसेस एंड इंक्लूड इकोनॉमिक ऑफेंसेस, मीन्स टू से ऐसे ऑफेंसेस नहीं अकेले बॉडी के साथ जो अफेक्टेड है,
हमारा ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये किस चैप्टर के अंडर आता है? ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, राइट। लेकिन लेजिस्लेचर ने इतना इसे वास्ट कर दिया गया है, इसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी आएगा। इंक्लूड्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये तो एक ऐसा वेपन बन चुका है कि जितने जे हस्बैंड और वाइफ के केसेस आते थे ना, सारे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ही आते थे पहले। सेक्शन 406 आपने नॉर्मल सुना भी होगा, सेक्शन 406, जहाँ पर जो बहू है वो अपने जो ज्वेलरी वगैरह है वो सास को सौंप देती है मैरिज के बाद, सास उसे वापस नहीं करती, हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, वाइफ अपने वापस पेरेंट्स के पास चले जाती है और केस कर देती है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है जी। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर्जरी मीन्स कि डॉक्यूमेंट के साथ जो ऑफेंसेस है, उसके बाद फॉरफीचर करेंसी, बैंक नोट्स, गवर्नमेंट स्टैंप्स, झूठी स्टैंप्स बना दी गवर्नमेंट की, हवाला ट्रांजैक्शंस, मास मार्केटिंग फ्रॉड, 10 दिन में पैसा डबल, वो आपने सुना होगा ना, 10 दिन में पैसा डबल। वो रनिंग एनी स्कीम डी फ्रॉड सेवरल पर्सन्स डूइंग एनी मैनर विद व्यू डी फ्रॉड एनी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एनी अदर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, किस चीज़ के लिए? ऑब्टेनिंग मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है जी। तो ये है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ये मेन हमारा सब क्लॉज जो फर्स्ट है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ 3 एक्सप्लेनेशंस अटैच की गई है फॉर द अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सेक्शन है तो ऑब्वियसली बात है लेजिस्लेचर को जहाँ पर एक्सप्लेन करना ही था। ठीक है जी। आगे इसमें जो सब क्लॉज सेकंड है इसमें पनिशमेंट बताई गई है। सबसे पहले क्या है? सच ऑफेंस रिजल्टेड डेथ, अगर तो पर्सन की डेथ हो जाती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि ये जो चैप्टर है इसमें डेथ रिक्वायर्ड है, इस चैप्टर में डेथ रिक्वायर्ड है। तो जहाँ पर भी जो अगर डेथ होती है तो पनिशमेंट डेथ भी हो सकती है एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फाइन नॉट लेस देन 10 लाख, वेरी हैवी फाइन। और अगर मान लीजिए अदर केस का मतलब है जहां पर डेथ नहीं होती, अदर देन डेथ, तो जहां पर क्या है 5 ईयर्स पनिशमेंट हो सकते हैं एंड जो फाइन है फाइन घट के 5 लाख तक हो सकता है। ठीक है जी। अब जैसे हमने ये एक्ट के बारे में किया ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, अब इसकी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, इसकी थ्योरी भी हो सकती है। जो अटेम्प्ट्स है, मान लीजिए उन्होंने अटेम्प्ट किया लेकिन वो सफल नहीं हुई, वो सक्सेस नहीं हुई, वो अटेम्प्ट रह गया, तो अटेम्प्ट क्लॉज 3 में आएगा। साथ के साथ जो कॉन्स्पिरेसी की गई है वो भी इसमें आएगा, अटेम्प्ट एंड कॉन्स्पिरेसी। तो आप सब क्लॉज 3 के साथ अटेम्प्ट एंड कॉन्स्पिरेसी लिख सकते हो। हूएवर अवेट्स अबैटमेंट अटेम्प्ट्स कॉन्स्पिरेसी मीन्स कि इसके साथ तीनों चीज़ों लिख सकते हो, अबैटमेंट अटेम्प्ट्स कॉन्स्पिरेसी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अकेला एक्ट ही किया वही लाइबल है। अगर आप किसी को अबैट्स भी करते हो, आप अटेम्प्ट भी करते हो, अगर कुछ नहीं किया तो कॉन्स्पिरेसी भी करते हो, स्टिल यू लाइबल। मीन्स कि लेजिस्लेचर ने किसी को छोड़ा ही नहीं है, जो लेजिस्लेचर है ना उसने छोड़ा ही नहीं है। बहुत वास्ट लैंग्वेज यूज की है इस सेक्शंस में। नोइंगली फैसिलिटेट कमीशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यहां पर वर्ड क्या है? नोइंगली, जानते हुए। अदरवाइज एंगेज इन एक्ट परपेट्री टू एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम शैल पनिशेबल, अगर कोई अटेम्प्ट करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है एंड उसके साथ साथ अबैट्स करता है तो पनिशमेंट कितनी होगी? नॉट लेस देन 5 ईयर एंड इसके साथ साथ अगेन फाइन 5 लाख होगा। आगे एनी पर्सन हु इज ए मेंबर, अगर कोई मान लीजिए मेंबर है किसका? ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का, वो भी लाइबल होगा। अगर मान लीजिए उसने कुछ नहीं भी किया स्टिल वो मेंबर है तो वो लाइबल होगा। इसके ऊपर सेक्शन 189 है जहां पर अनलॉफुल एक्टिविटी के बारे में बताया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटी कि कोई ऐसा पर्सन है जो मेंबर है सो ग्रुप का अनलॉफुल एक्टिविटी का, तो वो भी लाइबल माना जाएगा। सेक्शन 189 जे भी BNS का है। ठीक है जी। जे भी कौन सा है? JB BNS का जो सेक्शन रहता है। ठीक है जी।
आगे है हु एवर अटेंशनली हार्बर्स एंड कंसील एनी पर्सन्स हु कमिटेड ऑफेंस एंड ऑर्गेनाइज्ड, मीन्स कि अगर वो किसी चीज़ को कंसील करता है तो वो भी लाइबल माना जाएगा। ठीक है जी। आगे इसमें है हु एवर पोजेसिस एनी प्रॉपर्टी डिप्राइव्ड एंड ऑब्टेन फ्रॉम द कमीशन ऑफ, ये इसका मतलब क्या है, स्टोलन प्रॉपर्टी। लाइक ये भी स्टोलन प्रॉपर्टी की तरह है। मान लीजिए कोई ए है, ए सबको पता है जो थेफ्ट है, इसने कोई चीज़ थेफ्ट की है, चोरी की है, ये बी को सेल करता है, बी को पता भी है जो चोर है इसने चोरी की होगी, स्टिल वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो अगर वो भी रिसीव करेगा तो वो भी उतना लाइबल माना जाएगा। हूएवर पॉसेस एनी प्रॉपर्टी डिप्राइव एंड ऑब्टेन फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड प्रोसीड्स एनी ऑर्गेनाइज क्राइम विच हैज़ बीन एक्वायर्ड थ्रू ऑर्गेनाइज क्राइम, उसे भी लाइबल माना जाएगा। और फाइन भी कितना है, नॉट लेस देन 2 लाख। ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जो पनिशमेंट्स है ना, इसमें आप 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, एक तो सब क्लॉज फर्स्ट है एंड दूसरा सब क्लॉज 3 है, जहाँ पर अबेटमेंट है, अटेम्प्ट है, कॉन्स्पिरेसी है, उसकी पनिशमेंट के ऊपर ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज इफ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कब और एट एनी टाइम हैज बीन इन पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही कैन नॉट सेटिस्फैक्टरीली अकाउंट, मीन्स कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है, सस्पिशियस पर्सन है, तो वो भी लाइबल माना जाएगा जो उस ग्रुप का मेंबर है, किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास है तो। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्शन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आगे चलते हैं पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हूएवर बीइंग ए मेंबर ऑफ ग्रुप गैंग आइदर सिंगली और जॉइंटली, ये तो सेम रहेगा, लेकिन क्या करेगा, कमिट्स एनी एक्ट ऑफ थेफ्ट, मीन्स कि छोटा मोटा एक्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट्स, अनऑथराइज बैटिंग, जो नॉर्मली गैम्बलिंग एक्ट है ना हमारा 1867 उसके बीच ये आता है, सेलिंग पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स एंड एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट, उसे क्या बोलते हैं, पैटी ऑर्गेनाइज। और थेफ्ट किसको ऐड करती है, ट्रिक थेफ्ट, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, डिवेलिंग हाउस, प्रेमिसेस, कार्गो, उसके बाद पिक पॉकेटिंग, थेफ्ट थ्रू कार्ड्स, ये ऑल जितना भी है थेफ्ट में फॉल करेगा। ठीक है जी, तो इसे हम बोलते हैं पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम। सिंपल सी बात है, जिस क्राइम का जो डिग्री वेरी हाई है वो सेक्शन 111 में, और जो छोटे मोटे एक्ट है वो सेक्शन 112 में फॉल करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कल हम करेंगे टेररिस्ट एक्ट एंड इसके साथ साथ हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, लेकिन इसके साथ जो केस लॉज है 1-2 वो देख लेते हैं, क्योंकि स्टिल नया सेक्शन है तो केस लॉज तो इसके साथ कुछ होगा नहीं, लेकिन 1-2 केस लॉज होंगे वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए जे महाराष्ट्र के केस लॉज हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा ही सिमिलर जे एक्ट रहता है MCO-CA। ठीक है, ये आपको ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के केस देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ट्राई यही है कि आप इन केस लॉज को अभी मत ना करना, क्योंकि कारण ये है कि अभी इसके ऊपर जो केस लॉज है वो नहीं आए। ज़्यादातर जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर एक लोकल लॉज है जो सिमिलर चलता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। सत श्री अकाल, थैंक यू।